प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में जारी है। बैठक में एनडीए शासित 20 राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम शामिल हैं। बैठक पिछले 2 घंटे से चल रही है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई देंगे और देश के सेना की इस बड़ी उपलब्धि को लोगों को बताने के लिए रोड मैप भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया था। देश के कई राज्यों की तरफ से इसकी मांग होती रही, खासतौर पर बिहार की तरफ से, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है। विकसित भारत 2047 की रूपरेखा भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में चर्चा की जाएगी कि 2047 तक भारत को कैसे विकसित देश बनाना है, उस पर भी चर्चा होगी। तो ये बैठक अभी भी जारी है। पिछले 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अंकित, इस बैठक में अगर खास तौर पर हम देखें, आने वाली जो चुनौतियां हैं एनडीए की, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, या जो बीजेपी का संकल्प पत्र रहा है, या जो एनडीए का संकल्प रहा है, उनकी भी समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी कि राज्यों में क्या प्रगति है, कहां तक वादे पूरे हुए हैं और आगे कैसे उन पर तेजी से बढ़ना है। बिल्कुल विशाल, देखिए एक तरह से सरकार का, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला जो है साल है वो पूरा हुआ है। लिहाजा जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो अलग अलग राज्यों में किस तरह से चल रही हैं, उनकी क्या प्रगति है, और इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकार है उस दौरान वहां पर अलग अलग जो योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका जो है चुनाव में भी फायदा मिला है, जनता को भी फायदा मिला है, वो उन तमाम योजनाओं का किस तरह से असर रहा है और उन योजनाओं को दूसरे राज्यों में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन जिस बात का आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि ये जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, और जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पर जो एनडीए शासित राज्य हैं, जहां पर एनडीए के जो है मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जो है और जो सेना है उसकी तारीफ की गई है, ये कहते हुए कि हमने जो है दुनिया भर को दिखाया है कि हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सरकार की जो नई नीति है कि अगर जो है एक बार फिर से इस तरीके का जो है आतंकी हमला होता है तो वो हम जवाब भी तुरंत देंगे। तो साफ तौर पर उसका जो है एक तरह से जो सेना का पराक्रम है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके साथ ही में जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे, जाति जनगणना, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बिहार में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर वो कौन सी योजनाएं हैं जिनको एक राज्य ने तो लागू किया है, लेकिन आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में जिसको लागू किया जा सकता है। जी, तो देखिए अंकित ने पूरी जानकारी दी, किन किन मुद्दों पर यहाँ बातचीत चल रही है, किन किन मुद्दों पर आगे चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया अंकित, आप पूरी नजर बनाए रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान के पाप का घड़ा फोड़ने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त मौजूद है, और उनमें से ही एक डेलीगेशन कल बहरीन पहुंचा, जिसमें फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। और ओवैसी ने बहरीन में पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा, आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का पैसा आतंक फैलाने में इस्तेमाल किया जाता है। आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, ये मांग की है असदुद्दीन ओवैसी ने। पाकिस्तानी आतंकी संगठन आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन पूरी मानवता के लिए खतरा है। आतंकियों ने कुरान को गलत ढंग से पेश किया, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी मानवता को मारने जैसा। आतंकी संगठनों को हर हाल में खत्म करना होगा। अब दुस्साहस का अंजाम उनकी सोच से परे होगा, ये सीधी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को दी है। और क्या कुछ कहा, सीधे आपको सुनाते हैं। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology.
This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This one must remember. ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब करने में और उसे चेतावनी देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। Has all the wherewithal, and inshallah we have all the means to ensure the safety of not only the Indians but anyone who lives in India. Because if you see on the 9th or 10th of May, when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened. Technology, all our warfare was able to stop whatever was thrown from a failed state like Pakistan. Our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. See, we don't want to reply in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. ओवैसी ने पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के साथ साथ दुनिया से एक बड़ी अपील की, और वो अपील ये थी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए ताकि आतंकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो जाए। The fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. Now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists, and we had bombed those 9 terrorist sites. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. Inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में हैं। तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर एक लड़की के साथ उनकी तस्वीर आई। पोस्ट में बताया कि वो दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। तेज प्रताप के फेसबुक पर लिखे पोस्ट में लिखा गया, हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं। इस पोस्ट के साथ तेज प्रताप यादव ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें वो एक लड़की के साथ नजर आए। अब बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। दरअसल अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करके बिहार में खलबली मचा दी। तेज प्रताप यादव ने एक लड़की के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और सोशल मीडिया पर अपने संबंधों का ऐलान किया। इस तस्वीर के साथ तेज प्रताप ने पोस्ट में जो लिखा है वो देखिए। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव के फेसबुक से यह पोस्ट हटा दिया गया। अब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया। सवाल इस बात का है कि जब 12 साल से रिश्ता था तो फिर 2018 में शादी क्यों की? 12 मई 2018 को तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या नाम की लड़की से हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व सीएम दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं। शादी के महज 1 साल बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते बिगड़ गए।
इस वक्त हमारी संवाददाता निधि श्री हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुकी हैं। निधि श्री, पहले तो फेसबुक पर एक पोस्ट आता है तेज प्रताप यादव का, जिसमें वो अनुष्का के साथ रिश्ते का ऐलान करते हैं। हालांकि बाद में एक्स पर पोस्ट कर वो बताते हैं कि एआई का इस्तेमाल किया गया, उनका अकाउंट हैक कर लिया गया। लेकिन जो भी कुछ हुआ, इसमें बिहार की राजनीति में हलचल है। जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए हैं। आखिरकार अब तेज प्रताप यादव या लालू परिवार का क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तेज प्रताप यादव करीब एक हफ्ते की छुट्टी लेकर मालदीव जाते हैं और बाकायदा उन्होंने कोर्ट से इसकी इजाज़त भी ली थी। और जैसे ही मालदीव से वो आते हैं, अगले दिन ही एक तस्वीर उनके सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक से पोस्ट किया जाता है और जिसमें बाकायदा उस रिलेशनशिप का जिक्र होता है जिसकी चर्चाएं यहाँ बिहार के राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है बीते दिन से। एक पोस्ट जिसमें वो जिक्र करते हैं अनुष्का यादव नाम की लड़की का, बाकायदा उसकी तस्वीर भी डालते हैं अपने साथ और ये लिखते हैं कि 12 साल से रिश्ते में हैं। पहली बात तो यही चर्चा का विषय बनी हुई है कि 12 साल से एक तरफ जहां वो रिश्ते का इजहार उस अकाउंट से किया जा रहा है, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जिनकी शादी 2018 में हुई, यानी अपनी एक्स पूर्व पत्नी कह लीजिए ऐश्वर्या, उनसे पहले से उस रिश्ते का जिक्र वो कर रहे हैं उन फेसबुक अकाउंट में, ये कहा जाता है। और बाद में वो कहते हैं कि एआई जनरेटेड है, ये तस्वीर फर्जी है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट करूं कि अभी तक लालू परिवार की तरफ से कोई भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है जिसमें वो कह रहे हो कि पुलिस जांच करे कि क्या वो फर्जी है या एआई जनरेटेड है। लालू परिवार की तरफ से इस पर कोई भी बयान अब तक नहीं दिया गया है। हाँ। तेज प्रताप यादव ने खुद उस तेज प्रताप यादव के अकाउंट से फेसबुक पे पोस्ट किया जाता है, एक बार नहीं डिलीट किया जाता है, उसके बाद फिर पोस्ट किया जाता है और फिर डिलीट होता है, जिसके बाद देर रात एक पोस्ट आता है कि ये तस्वीर फर्जी है। इसी मामले में अखिलेश यादव की तरफ से भी एक पोस्ट आता है जिसमें बिहार सरकार और बिहार पुलिस को लेकर के कि एक बड़े नेता, सम्मानीय नेता की तस्वीर फर्जी तरीके से एडिट की जाती है। अखिलेश यादव की भी ये पोस्ट डिलीट हो जाती है। तो तमाम सवाल है और इस पर जाहिर सी बात है, इस साल अंत में चुनाव है और ऐसे में पिछली बार भी ऐश्वर्या के पिता सारिका राय ने चुनाव लड़ा था। इस बार क्या कुछ उनके परिवार की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि अभी तक मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप का तलाक फाइनल नहीं हुआ है, आखिरी चरण में है। कई सालों से ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, अभी तक फाइनल लेकिन निधि ऐसे में कुछ हुआ, बिहार की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने देखा अब इस पर सियासी सवाल भी लगातार लालू परिवार से पूछे जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से या अन्य विपक्षी दलों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए इस बिहार में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। लालू प्रसाद यादव का परिवार जाहिर सी बात है तमाम चीज़ों को लेकर घेरे में रहता है सत्ता पक्ष द्वारा। तो ऐसे में इस तरीके की तस्वीर अगर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे के अकाउंट से आता है, हालांकि ये बाद में दावा किया जाता है तेज प्रताप यादव की तरफ से कि ये फर्जी है, एआई एडिटेड है, लेकिन जाहिर सी बात है एक पोस्ट को दो बार होने के बाद अब सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है कि ये इनका परिवार इसी तरीके का है। तमाम तरीके के आरोप जो कि बीजेपी लगा रही है और जेडीयू भी इसको लेकर लगा रही है और ये इस चुनाव में एक अहम मुद्दा बनने वाला है। बहुत शुक्रिया निधि पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए कैसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने तेज प्रताप की पोस्ट पर हमला बोला है। उन्होंने तस्वीरों के बहाने लालू परिवार पर प्रहार किया। तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि 12 सालों से वो एक लड़की के साथ संबंध में है, उसके बावजूद उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की और बिहार की बेटी की जीवन को खराब करने का काम किया। ये दर्शाता है कि लालू परिवार ने और लालू यादव ने किस प्रकार से संस्कार दिए, किस प्रकार से परवरिश की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।